यहाँ पे बात करने वाले हैं कर्ल के कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के बारे में। जैसे कि आगे के कुछ वीडियो में हमने डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट के कंसेप्ट को समझा था। फिर उस कंसेप्ट को समझने के बाद हमने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखे थे कि जिसके कारण हम ये तय कर सकते हैं कि अगर आपको कोई एक वेक्टर फंक्शन दिया जाता है और अगर उस वेक्टर फंक्शन का आप कर्ल निकालना चाहते हैं तो वो कर्ल आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर फंक्शन होता है तो कर्ल की डेफिनेशन को अप्लाई करने के बाद हम उस वेक्टर फंक्शन का कर्ल किस तरह से निकाल सकते हैं। और साथ में ये बात भी देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर फंक्शन का कोई एक स्पेसिफिक इक्वेशन में कर्ल बन के आता है तो वो इक्वेशन हमें क्या बात डिनोट करके देता है। मतलब कि हम कर्ल का कुछ यहाँ पे कंसेप्ट भी चेक करने वाले हैं कि कर्ल की जो हमें वैल्यू मिली है वो वैल्यू हमें हमारे दिए गए वेक्टर फील्ड के लिए क्या बातें हमें बता सकती है। तो देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कि जिसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कर्ल के पहले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया क्या गया है, फाइंड आउट द कर्ल ऑफ वेक्टर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू माइनस वाई आई कैरेट प्लस एक्स जे कैरेट। मतलब कि हमें एक फंक्शन एफ दिया गया है जो कि फंक्शन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है माइनस वाई आई कैरेट प्लस एक्स जे कैरेट। तो अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन वेक्टर है या फिर स्केलर है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। अगर वो फंक्शन वेक्टर हो सकता है या फिर वो फंक्शन स्केलर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आई कैरेट है और साथ में यहाँ पे जे कैरेट है। और दूसरी बात ये यहाँ पे नोटिस करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपका एफ मतलब कि फंक्शन की ये जो बेसिक साइन है, इस बेसिक साइन में यहाँ पे ऊपर एरो की साइन दी गई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमें जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट में है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या चेक करना था कि हमें दिया जाने वाला ये फंक्शन स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन वेक्टर है। तो अभी हम ये देखते हैं कि कर्ल की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, टू फाइंड आउट द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन we need to take a cross product of vector function with vector operator del। मतलब कि अगर हमें किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर फंक्शन का हमें वेक्टर ऑपरेटर डेल के साथ क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए, इस डेफिनेशन के डिपेंडेंस में हमने यहाँ पे एक इक्वेशन रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या है, ये है हमारा वेक्टर ऑपरेटर डेल। और इस वेक्टर ऑपरेटर डेल के साथ हमने हमारे वेक्टर फंक्शन एफ का या फिर कोई भी वेक्टर फंक्शन वी का क्या किया है, क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमारे पास दो अलग अलग क्वांटिटीज का या फिर दो अलग अलग वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें उन दोनों वेक्टर्स का यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। तो देखिए कि ये जो आपका वेक्टर ऑपरेटर डेल है वो भी असल में कौन सा है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, जिसके कारण हमने यहाँ पे इसे कौन से फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। और दूसरी बात कि ये जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर फॉर्म में ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर फॉर्मेट में है, जिसके कारण हमें यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि अगर आपको कोई एक वेक्टर फंक्शन दिया जाता है और साथ में ये बोला जाता है कि आपको इस वेक्टर फंक्शन का कर्ल फाइंड आउट करना है, तो आपको याद क्या रखना है, सी टू सी, मतलब कि कर्ल विथ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कि आपको कर्ल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे सी टू सी मतलब कि सी और सी दोनों को कंपेरेटिवली याद रखना है।
कुछ इसी तरह से मैंने आपको एक बात आगे भी याद रखने के लिए बोली थी कि अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। तो डी टू डी आपको वहां पे याद रखना था कि डाइवर्जेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शंस की डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। और यहां पे आपको कर्ल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी टू सी मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। और कुछ इसी तरह से ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको ऐसे शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स को याद रखना है जो कि आपको कीवर्ड्स के फॉर्म में हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे ये जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या यहाँ आपको डिनोट करके देती है, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट विच इंडिकेट्स टू टेक डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब कि आपको यहाँ पे आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट का किसके रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट लेना है, आपके इस वेक्टर फंक्शन में रिप्रेजेंट होने वाले कुछ इसी तरह के आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट के साथ इसे कंपेयर करके आपको क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो आपको रिजल्ट में ये कर्ल क्या देने वाला है, देखिए ये आपका बनेगा रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट में आपको क्या मिलने वाला है, फाइनल आंसर ऑफ कर्ल बिकेम्स ऑलवेज अ वेक्टर टर्म बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर गिव्स द वेक्टर टर्म। तो आपको यहां पे ये जो एक वेक्टर फंक्शन है जो कि क्या है, आपका वेक्टर ऑपरेटर डेल, दूसरा वेक्टर फंक्शन कौन सा है, आपका रियल वेक्टर फंक्शन कि जिसका आप क्या करना चाहते हैं, कर्ल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां पे जाहिर सी बात है कि दोनों टर्म क्या है, दोनों वेक्टर टर्म है। तो वेक्टर टर्म का जब आप यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है वो हमें क्या बताती है कि आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज एक नया वेक्टर मिलेगा। और ये नया वेक्टर आपको इन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन से बनने वाले प्लेन को क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। तो कुछ इस तरह से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगी, एक वेक्टर टर्म ही मिलेगी। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये जो कर्ल की डेफिनेशन का रिवीजन था वो समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे के पूरे वेक्टर फंक्शन का यहाँ पे कर्ल फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस वेक्टर फंक्शन का कर्ल फाइंड आउट हो सकता है। हमारा बेसिक फंक्शन कौन सा था, ये है हमारा बेसिक फंक्शन, फंक्शन f इज इक्वल्स टू माइनस वाई आई कैरेट प्लस एक्स जे कैरेट। तो अब हमें क्या करना है कि वेक्टर ऑपरेटर डेल के साथ इस पूरे के पूरे वेक्टर फंक्शन का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए फॉर द कर्ल लेट अस टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन विथ वेक्टर ऑपरेटर डेल। तो अभी हमारे पास ये जो डेफिनेशन है कर्ल की वो क्या है, नेबुला क्रॉस वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू। तो ये नेबुला क्या है, वेक्टर ऑपरेटर डेल, जिसका हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया है डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैरेट प्लस डेल बाय डेल जेड के कैरेट। और इस पूरे के पूरे वेक्टर ऑपरेटर डेल का हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया है फंक्शन एफ के साथ। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास फंक्शन एफ का यहाँ पे इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन में जो ये आपका f है इसकी वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने इस f की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका वेक्टर फंक्शन है, इस वेक्टर फंक्शन में आपको यहाँ पे आई कैरेट और जे कैरेट दो कंपोनेंट्स अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जेड कैरेट का जो कंपोनेंट होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि इस इक्वेशन में कंसीडर कीजिए कि प्लस 0 टाइम ये आपका जेड कैरेट है। तो क्या होना चाहिए कि जीरो के आगे, सॉरी जेड के आगे ये जो आपका जीरो है वो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में, सॉरी जेड डायरेक्शन में इसका एक टर्म बनेगा, कंपोनेंट बनेगा। चूंकि हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट में जब भी आपको यहाँ पे जेड कैरेट की या फिर आप कंसीडर कीजिए कि के कैरेट की जो आपको वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, देखिए आई कैरेट के साथ माइनस वाई, जे कैरेट के साथ यहाँ पे एक्स और के कैरेट के साथ, या तो फिर मैंने आगे बोला था कि जेड कैरेट के साथ। तो हम यहाँ पे ऑर्डिनरी सिचुएशन में आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट को कंसीडर करते हैं।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका आएगा के कैरेट। तो के कैरेट के आगे हमने क्या कंसीडर किया है, जीरो कंसीडर किया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कर्ल की डेफिनेशन को जानते हैं कि पहली रो में क्या बन के आएगा, आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट। बाद में हम यहाँ पे वेक्टर ऑपरेटर डेल के ये जो अलग अलग ऑपरेटर्स है इन सभी ऑपरेटर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे आई के नीचे क्या लिखा जाएगा, आई के नीचे ये आपका आई के आगे का ऑपरेटर यहाँ पे आएगा। तो आई के आगे यूज होने वाला ऑपरेटर कौन सा है, डेल बाय डेल एक्स। फिर यहाँ पे दूसरी टर्म में जे के आगे जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे आएगा। तो वो कौन सा है, यहाँ पे है डेल बाय डेल वाई। कुछ इसी तरह से यहाँ पे के साथ कौन सा ऑपरेटर आएगा, जो कि के आगे मल्टीप्लाई हुआ है। तो वो कौन सा है, यहाँ पे डेल बाय डेल जेड। कुछ इसी तरह से आप इस वेक्टर फंक्शन में भी देखिए, जो टर्म यहाँ पे आई वेक्टर के आगे होगी वो टर्म यहाँ पे आई के कॉलम में आएगी। तो ये आई के कॉलम में यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, माइनस वाई, जो कि यहाँ पे क्या है, माइनस वाई। कुछ इसी तरह से जे के कॉलम में कौन सी टर्म आएगी, जो यहाँ पे आपके इक्वेशन में जे के आगे मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए वो। तो ये यहाँ पे क्या है, एक्स है, जो कि हमने यहाँ पे एक्स लिखा है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके इस इक्वेशन में के कैरेट का कंपोनेंट नहीं है। तो इसका जाहिर सा मतलब ये होता है कि के आगे जीरो से कोई भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो इसके कारण हमने यहाँ पे के की कॉलम में ये आपका जो के का मल्टीप्लायर है वो क्या लिखा है, जीरो लिखा है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट, कि जिसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो अब हम यहाँ पे जिस तरह से 3/3 डिटर्मिनेंट का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर हमें यहाँ पे फाइनल में मिलता है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया था, हमें यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट मिला था। अब हमें क्या करना है, हमें इस पहले रो के कंपैरिजन में इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैरेट। जैसे ही हम यहाँ पे आई कैरेट को इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या करना है, आई कैरेट जिस भी रो में है और आई कैरेट जिस भी कॉलम में है, इन दोनों को हमें क्या कर देना है, यहाँ पे इन दोनों को हाइड कर देना है। तो हमने यहाँ पे इसे क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो इसके कारण हमें यहाँ पे ये सब मैट्रिक्स मिलता है या फिर सब डिटर्मिनेंट मिलता है, जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पे AD माइनस BC के फॉर्म में इसे सोल्व करना है। तो AD माइनस BC क्या बनता है, देखिए हमें यहाँ पे कौन से टर्म को यूज़ करना है, हमें यहाँ पे इन चार टर्म्स को यूज़ करना है। तो मैं एक बार आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर करके समझा देता हूँ। बाकी के जो दो आगे के टर्म्स है, इन टर्म्स में आपको खुद ही यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका चार टर्म का कॉम्बिनेशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे मैट्रिक्स का एक अंदर का पोर्शन है, जिसके कारण हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक सब मैट्रिक्स है। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे चार टर्म्स है। पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है यहाँ पे डेल बाई डेल वाई। दूसरी टर्म क्या है, डेल बाई डेल जेड। और साथ में क्या है, यहाँ पे है एक्स और ये है ज़ीरो। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या बन के आता है, देखिए यहाँ पे आपको डेल बाय डेल वाई ऑफ ज़ीरो, मतलब कि इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन डेल बाय डेल वाई ऑफ ज़ीरो। फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स, जो कि आपका दूसरी दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन बनेगा। तो कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे टर्म्स लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाती है आपकी दोनों टर्म्स डेल बाय डेल वाई ऑफ ज़ीरो। तो ये क्या है, डेल बाय डेल वाई ऑफ ज़ीरो। फिर क्या आएगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स। और जाहिर सी बात है, जो कि हमारा प्रिंसिपल है कि दोनों टर्म्स के बीच में ऑलवेज क्या आना चाहिए, नेगेटिव की साइन आनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमने पहली टर्म का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये आपका दूसरा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, जो कि कौन सा है, जे है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा प्रिंसिपल है कि दूसरा कंपोनेंट ऑलवेज माइनस साइन से रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे माइनस जे कैरेट लिख दिया है। इस माइनस जे कैरेट के साथ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी कॉलम को और इस पूरी की पूरी रो को
हाइड करने के बाद आपको इन दो टर्म्स को और इन दो टर्म्स को कंसीडर करना है। तो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल बाय डेल जेड, ये है 0 और यहाँ पे है माइनस वाई। तो पहले हम इन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 0, और बाद में क्या आएगा, फिर हम इन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करेंगे, तो क्या आएगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ माइनस वाई। तो कुछ इसी तरह से आप यहाँ पे इस टर्म को भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स ऑफ 0, मतलब कि ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या आएगा, ये आएगा दूसरा टर्म डेल बाय डेल जेड ऑफ माइनस वाई, तो ये होगा इन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया दूसरी टर्म का सिंप्लीफिकेशन। फिर तीसरी टर्म का सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगा, इस कॉलम को और इस रो को हाइड करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेंगे ये दोनों टर्म्स का कॉम्बिनेशन। फिर क्या करते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे आएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ माइनस वाई। तो ये हो गए आपके दोनों टर्म्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरी की पूरी टर्म का जो भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, इस डिफरेंशिएशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे रिप्लेस करना है। और रिप्लेस करने के बाद हमें यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल साइंस है उन सभी साइंस को यहाँ पे कंबाइन करना है और सिंप्लीफिकेशन करना है, जिसके बाद में हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा जो कि बन के आएगा आपके दिए जाने वाले वेक्टर फील्ड के इक्वेशन का कर्ल। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले देखिए डेल बाय डेल वाई ऑफ 0, मतलब कि 0 का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 किसी के भी साथ ये अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये आंसर क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो ये हो जाएगा 0। फिर ये देखिए इस टर्म में डिफरेंशिएशन की रिस्पेक्ट किसकी है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट में। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके फंक्शन में z की टर्म होती है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके इक्वेशन में z को कंटेन करने वाले किसी भी टर्म का प्लेस आपको नजर नहीं आता है तो दूसरी सभी टर्म यहाँ पे क्या कंसीडर की जाएगी, वो यहाँ पे कांस्टेंट के फॉर्म में कंसीडर की जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको x का डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट में, मतलब कि x जो टर्म है वो अलग तरह से है, वो z को यहाँ पे गेट नहीं करती है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में x की टर्म यहाँ पे क्या साबित होती है, कांस्टेंट साबित होती है। फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन आपको आंसर 0 ही देगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू द z, तो फिर से वही बात यहाँ पे रिपीट होगी कि y की टर्म में कोई भी z नहीं नजर आता है, तो इसका जाहिर सा मतलब ये होता है कि y z के रिस्पेक्ट में वेरिएबल टर्म नहीं है, तो इसके कारण इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 0। तो कुछ इसी तरह से ये जो आपकी दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो लास्ट टर्म में देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या बन के आता है। तो देखिए पहली टर्म में आपका x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि ऑपरेटर क्या है, डेल बाय डेल x, मतलब कि x का ऑपरेटर है, और फंक्शन में जो टर्म है वो भी क्या है, वो भी यहाँ पे x ही है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द x बनेगा 1। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या बनेगी, 1 बनेगी। दूसरी टर्म देखिए, यहाँ पे आपको माइनस माइनस प्लस कर देना है, क्योंकि ये y जो कि आपकी एक टर्म है वो यहाँ पे नेगेटिव है, और इस पूरी की पूरी टर्म के आगे कौन सी साइन है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपको माइनस माइनस क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे आगे मॉडिफिकेशन देख लेंगे। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है, डेल बाय डेल वाई, मतलब कि आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है, और ये जो आपकी वेरिएबल टर्म है फंक्शन के फॉर्म में वो कौन सी है, वो यहाँ पे माइनस वाई है, मतलब कि फंक्शन में आपको y जैसी टर्म मिल रही है। दूसरी बात कि इसका डिफरेंशिएशन भी आपको उसी टर्म के रिस्पेक्ट में करना है, तो मतलब ये होगा कि y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बन के आएगा 1। तो कुछ इसी तरह से ये जो आपका लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म में आपको दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन मिलता है 1।
तो इसी तरह से आगे की ये सभी टर्म्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंशिएशन मिलता है 1। और जैसे ही आपने यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस को हैंडल किया तो आपको यहाँ पे आगे डिफरेंशिएशन 0 और ये जो आपका माइनस माइनस है वो यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस, जिसके कारण आपको फाइनल में यहाँ पे आंसर मिलता है 2 टाइम के कैरेट। तो देखिए आंसर आपको मिलता है 2 टाइम के कैरेट। तो यहाँ पे जाहिर सा मतलब क्या है कि के कैरेट का मतलब ये होता है कि आपकी ये पूरी की पूरी जो एंगल है, मतलब कि आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जो पूरा का पूरा आपका प्लेन है कोऑर्डिनेट्स का, या फिर आप कंसीडर कीजिए कि कोऑर्डिनेट का पूरा स्पेस है। इस स्पेस में आपको जो कर्ल का फाइनल वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर आपको पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में 2 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा। और ये जो 2 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन है वो किसके साथ है, वो जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट होने वाले यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि ये जो आपका के कैरेट है वो क्या है, असल में जेड एक्सिस में इसका रिप्रेजेंट होने वाला यूनिट वेक्टर है। अगर आप इस यूनिट वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एक फिक्स वैल्यू का एक वेक्टर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट ये क्या है फिक्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरे के पूरे वेक्टर फंक्शन का यहाँ पे अगर आप कर्ल फाइंड आउट करते हैं तो ये कर्ल आपको जेड डायरेक्शन में उसके यूनिट वेक्टर को 2 मैग्नीट्यूड तक, मतलब कि 2 यूनिट के साथ इसके मैग्नीट्यूड को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा 2 टाइम के कैरेट, ये आपके पूरे के पूरे वेक्टर फील्ड का क्या रिप्रेजेंट करके देगा, कर्ल रिप्रेजेंट करके देगा। तो कुछ इस तरह से आप ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको 2 टाइम के कैरेट, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऐसी अननोन या फिर वेरिएबल टर्म नहीं है कि जहाँ पे आप अलग अलग कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जाहिर सा मतलब ये होता है कि थ्रू आउट दिस वोल फील्ड, मतलब कि इस पूरे के पूरे वेक्टर फील्ड में आप अगर किसी भी पॉइंट के पास इस वेक्टर फील्ड का कर्ल फाइंड आउट करते हैं तो ये कर्ल आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, इनवेरिएंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करने के कारण आपको न्यू न्यू इक्वेशंस नहीं मिलने वाले हैं, वही इक्वेशन वही पूरा का पूरा वेक्टर आपको मिलेगा जो कि 2 टाइम के कैरेट है। तो इसका जाहिर सा मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे फील्ड में आपका ये जो कर्ल है वो कर्ल क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बन के आता है रिजल्ट कि जब भी हम किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट का सिंप्लीफिकेशन देते हैं, और उस सिंप्लीफिकेशन के आखिर में हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर टर्म मिलती है। क्योंकि ये हमारी एक डेफिनेशन है कि कर्ल जब आप फाइंड आउट करते हैं तो इसमें 2 वेक्टर टर्म की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट की जाती है, और 2 वेक्टर टर्म की क्रॉस प्रोडक्ट आखिर में हमें ऑलवेज क्या देती है, एक वेक्टर टर्म देती है। तो ये आपका 2 टाइम के कैरेट असल में क्या है, एक वेक्टर टर्म ही है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा।